साहिल डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। डॉक्टर तुरंत श्रुति के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ। श्रुति गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, यही पागल मुझे उठाकर लाया है। डॉक्टर ने जैसे ही श्रुति की बात सुनी, एक पल के लिए तो वह भी डर गया कि इसने साहिल सिंघानिया के बारे में ऐसी बात कही। और वहीं साहिल सिंघानिया ने जब अपने लिए श्रुति के मुंह से ऐसी बातें सुनी, उसे बहुत गुस्सा आने लगा। पर श्रुति की हालत के चलते उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। डॉक्टर ने श्रुति को अपने केबिन में चलने के लिए कहा, पर श्रुति ने कहा, देखिए डॉक्टर, मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आपको किसी का इलाज करना है तो आप इस आदमी का करिए। इस बार डॉक्टर के साथ साथ वहां पर खड़ी नर्सेज भी हैरान रह गई। ये लड़की क्या सच में पागल हो गई है? और सबसे ज्यादा हैरानी तो बस इस बात के लिए हो रही थी कि साहिल कुछ बोल क्यों नहीं रहा। वहीं श्रुति को मन ही मन राहुल की चिंता हो रही थी, क्योंकि आज तक इतनी रात तक राहुल अकेले नहीं रहा था। फिर ज्यादा देर अकेले रहता था तो आराध्या या फिर नकुल उसके साथ रहते थे। उसे मन ही मन रोना भी आ रहा था कि वह इतनी लापरवाह कैसे हो रही है। वह जैसे ही स्ट्रेचर पर से उतरने की कोशिश करती है, साहिल फिर से उसे अपनी गोद में उठा लेता है और डॉक्टर को आने के लिए कहता है। साहिल जब श्रुति को गोद में उठाता है, तब श्रुति फिर एक बार उसे गुस्से में घूरते हुए कहती है, तुमने मुझे क्या आलू की बोरी समझ रखा है? जब मर्जी आई तब उठा लिया और पहले तो मुझे नीचे उतारो। कितनी बार कहूँ, बार बार मुझे छुआ मत करो। पर इस बार भी साहिल कुछ नहीं कहता, जिसकी वजह से श्रुति का मन करता है वह इस इंसान का गला दबा दे। पर उसने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया था। और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से ही घिन आ रही थी कि एक दुश्मन के बेटे ने उसे छुआ है। उसे वह सारे पल याद आ रहे थे जो उसकी माँ के साथ हुआ है। पर वह इस वक्त कोई भी गलत फैसला नहीं कर सकती थी कि जिसकी वजह से उसका आगे का प्लान खराब हो जाए। जब तक श्रुति ने ये सब सोचा, तब तक साहिल ने श्रुति को डॉक्टर के केबिन के स्ट्रेचर पर अच्छे से बैठा दिया और डॉक्टर से कहा, श्रुति के पैरों में चोट लग गई है। डॉक्टर ने जैसे ही श्रुति के पैरों को छुआ, श्रुति के मुंह से आह निकल गई, जिसकी वजह से साहिल ने गुस्से में डॉक्टर से कहा, वह उसे कोई तकलीफ ना पहुंचाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब तो डॉक्टर की हालत भी खराब हो रही थी। साहिल ने दोबारा डॉक्टर की तरफ देखा, फिर अपना सर झटक दिया और वहीं श्रुति के मन में बार बार यही विचार आ रहा था। आज तक उसकी परवाह किसी ने नहीं की थी, पर ये अजनबी होते हुए भी उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। फिर उसके मन में एक बार दोबारा से नफरत के भाव पैदा हो गए और उसने अपने मन में कहा, ये सिर्फ एक नाटक है, ये भी अपने बाप की तरह एक गिरा हुआ इंसान ही होगा। साहिल ने अब खुद से ही आराम से श्रुति के बूट्स उतारे और जैसे ही उसके पैंट को घुटने तक मोड़ने की कोशिश की, श्रुति ने गुस्से में उसके हाथ को पीछे धकेल दिया। इस वजह से साहिल को संभलने का मौका नहीं मिला और बचते बचते भी डॉक्टर से टकरा गया। और वहां पर जितने भी नर्सेज और डॉक्टर थे, उनकी तो जैसे जान ही अटक गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह मन ही मन अपने लिए दुआ कर रहे हों कि ये लड़की इस हॉस्पिटल में क्यों आई और हम क्यों डॉक्टर बने। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह पछता रहे हों डॉक्टर बनकर। और वहीं साहिल दोबारा से श्रुति के पास आया और उसे पूछा, ये क्या हरकत की तुमने श्रुति? श्रुति ने फिर ऐसे ही जवाब दिया, आप किस हक से बार बार मेरी करीब आ रहे हैं और ये हक आपको किसने दिया और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छूने की? साहिल ने अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहा, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे किसी हक की जरूरत नहीं है, और रही बात तुम्हारे छूने की, तो तुम भी मुझे रोक नहीं सकती। इस वक्त साहिल की आंखों में कुछ अलग लग रहा था। श्रुति को जिस वजह से उसने अपनी नजरें साहिल के चेहरे पर से हटा ली। साहिल ने डॉक्टर को बाहर जाने के लिए कहा और खुद एक नर्स को बोला कि श्रुति की पट्टी कर दीजिए। नर्स ने कुछ नहीं बोला और खुद श्रुति की चोट पर दवा लगाने लगी। इस दौरान साहिल श्रुति की चोट को ही देख रहा था, क्योंकि घुटने और एड़ी पर उसकी चोट काफी गहरी लगी थी। श्रुति को हल्का हल्का दर्द हो रहा था और उसके चेहरे से ही साहिल को पता भी लग गया था, पर फिर भी श्रुति ने अपने आप को शांत कर रखा था। नर्स ने कहा, आपको इसमें पानी नहीं डालना है और हो सकेगा तो कुछ दिन आराम कीजिएगा। डॉक्टर सर अभी थोड़ी देर में आपको दवाई लिख देंगे, मैं उन्हें बताकर आती हूँ। इतना कहकर नर्स वहां से चली जाती है।
श्रुति ने अपनी जैकेट की चेन खोली और अपनी टॉप के साइड में जो जेब था उसमें से कुछ पैसे निकाले और जैसे ही स्ट्रेचर से खड़े होने की कोशिश की, साहिल फिर उसके करीब आ गया। पर इस बार श्रुति खुद पीछे हो गई और उससे कहा, अगर आप चाहते हैं मैं आपको कुछ ना कहूँ तो मुझे छूने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे गोद में उठाने की जरूरत है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। श्रुति को इस बात का भी गुस्सा आ रहा था कि जब साहिल उसे गोद में उठाकर लाया था तब सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। आज तक श्रुति ने कभी ऐसी मुसीबत का सामना नहीं किया था और आज जब से वह मुंबई आई है 2 दिन में उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। साहिल ने भी उसे कुछ नहीं कहा और श्रुति को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। उसका एक हाथ श्रुति की कमर पर था और दूसरे हाथ से उसने श्रुति का हाथ पकड़ा था। श्रुति ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला उससे पहले ही साहिल ने श्रुति से कहा, तुमने मुझे गोद में उठाने से मना किया पर मैं तुम्हें सहारा दूंगा और इसके लिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। श्रुति ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में डॉक्टर ने कुछ दवाइयां श्रुति को दे दी। श्रुति ने जैसे ही पैसे डॉक्टर की तरफ बढ़ाए, डॉक्टर ने मना कर दिया और कहा, साहिल जी ने पहले ही पेमेंट कर दिया है। श्रुति ने जैसे ही कुछ कहने के लिए साहिल की तरफ देखा तो वह इधर उधर देखने लगा, जिसकी वजह से श्रुति ने वह पैसे साहिल की शर्ट के जेब में डाल दिए और उससे कहा, मैंने पहले ही कहा था अपना एहसान मुझ पर करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझसे। तब तक साहिल ने श्रुति के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उससे कहा, अब मैं तुम्हारे एक ही डायलॉग को सुनकर बोर हो गया हूँ, इसलिए अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप से घर चलो। श्रुति ने भी कुछ नहीं कहा। साहिल ने श्रुति को उसके घर के पास ही कुछ दूरी पर उतारा और जैसे ही श्रुति को सहारा देना चाहा, श्रुति ने इस बार आराम से कहा, आप यहाँ से चले जाइए, इस वक्त मेरे घर में आना आपके लिए ठीक नहीं है और खासकर एक अजनबी का। इतना कहकर श्रुति वहां से चली गई। साहिल भी उसके मुंह से अजनबी शब्द सुनकर दुखी तो हुआ पर उसने कुछ कहा नहीं और श्रुति को जब तक देखता रहा तब तक श्रुति अपने घर में नहीं चली गई। उसके बाद साहिल भी वहां से चला गया। साहिल ने अरमान से रात में बात की कि वह श्रुति को अपने रेस्टोरेंट में जॉब लगवा दे, पर इससे श्रुति की पढ़ाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अरमान ने भी साहिल से प्रॉमिस किया कि वह श्रुति को अपने रेस्टोरेंट में जॉब दे देगा। वैसे भी उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। रात के समय श्रुति जब घर आई तब उसने देखा राहुल अच्छी तरह से सो रहा था। श्रुति के मन में तब चैन आया। फिर वह अपने कमरे में गई और वहां से अपनी पंचिंग बैग पर मुक्के मारने लगी और उसके हाथों की उंगलियां पूरी तरह से सूज गई थीं, पर वह फिर भी रुक नहीं रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि साहिल जिसे वह बर्बाद करने आई है उसने उसे छुआ कैसे। कुछ देर बाद श्रुति नहाती है और सो जाती है। अब शायद उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है। साहिल ने श्रुति से बात करने की कोशिश तो की पर श्रुति ने हर बार उसे इग्नोर कर दिया। श्रुति को कहीं से फोन आया कि उसने कहीं अपना रिज्यूम दिया था, जिसकी वजह से उसकी दूसरी रेस्टोरेंट में जॉब लग गई है। पर इस बार श्रुति ने कह दिया था कि वह अपने भाई को भी लाना चाहती है और रेस्टोरेंट वाले उसकी बात मान भी गए। श्रुति ने सोचा तो आखिर ये लोगों से इतनी सुविधा क्यों दे रहे हैं, पर उसने कुछ ज्यादा सोचा नहीं। अरमान का मुंबई में खुद का एक रेस्टोरेंट था और ये बात बहुत ही कम लोग जानते थे। अरमान एक अनाथ लड़का था और अपने दम पर काफी कुछ अचीव कर लिया था और साहिल उसका बहुत अच्छा दोस्त था। साहिल जानता था कि श्रुति उसकी कोई कंपनी या किसी होटल में काम नहीं करेगी, इसलिए उसने इस बारे में अरमान से बात की। साथ ही साथ श्रुति ने संजय सिंघानिया के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था। वह जब जॉब के लिए जाती और राहुल को साथ ले जाती और राहुल जब सो जाता तब वह संजय सिंघानिया के फ़ोन को हैक कर लेती या फिर कई बार ऐसी सुनसान जगह पर जाती और वहां पर कभी हिडन कैमरा या फिर कुछ फोटोज ले लेती। राहुल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही थी। एक दिन कॉलेज में श्रुति रोज की तरह कॉलेज आई और जब लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी तब 2 लड़के आपस में बातें कर रहे थे कि ये तो वही लड़की है जिसने इस कॉलेज के लड़के साहिल को फंसा लिया है। देखने में तो सुंदर है पर है तीखी मिर्ची। तभी उसमें से दूसरा बोला, पर यार तीखी मिर्ची खाने में ही मजा आता है। इतना कहकर वह दोनों हंसने लग जाते हैं। श्रुति को ये सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आया पर श्रुति ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वहां से जाने लगी।
तभी वहां साहिल आया, जो श्रुति के ठीक पीछे खड़ा था, और उसने जाकर के उन दोनों लड़कों के चेहरे पर मुक्का मार दिया, जिससे उन दोनों की नाक में से खून बहने लगा। उन दोनों को भी पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ है। जब वह दोनों वापस खड़े हुए, तब उन्होंने अपने सामने साहिल को गुस्से में खड़ा देखा, जो उन दोनों को गुस्से में कह रहा था, तमीज से बात कर खबरदार, जो उसके बारे में एक शब्द भी कहा, वरना तुम्हारी मौत मेरे हाथों से इसी वक्त हो जाएगी। वह दोनों काफी डर गए थे। तब तक वहां पर कुछ स्टूडेंट भी आ गए और उन्होंने साहिल को उन दोनों लड़कों से दूर किया। वह दोनों लड़के स्टाइल से माफी मांगकर श्रुति के पास चले गए और उससे भी माफी मांगी। तब तक प्यून साहिल के पास आया और उससे कहा कि उसे प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं। साहिल जब प्रिंसिपल रूम की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए तो श्रुति के पास आया और उससे कहा, मेरे सामने ही तुम सही और गलत का फैसला करती हो। जब वह दोनों तुमसे इतना भला बुरा कह रहे थे, तब तुमने अपने खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? श्रुति ने उससे कहा, हर बार और हर बात पर कोई कह रहा है और सबकी तरफ मैं ध्यान दूं, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। इतना कहकर श्रुति वहां से चली गई और साहिल भी प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चला गया। साहिल जब प्रिंसिपल सर के पास आया, तब प्रिंसिपल सर ने उससे कहा, साहिल तुम्हें उन दोनों लड़कों को मारने की जरूरत नहीं थी, तुम तो इतने अच्छे लड़के हो, ऐसी चीजें तुम पर सूट नहीं करती। वैसे भी अगर उन्होंने कुछ गलत कहा था तो तुम्हें कंप्लेंट करनी चाहिए थी। आगे से ऐसा कुछ ना हो, इतना ध्यान रखना। साहिल ने भी कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। कुछ रोज बाद अरमान के रेस्टोरेंट का दूसरा साल था। आज ही के दिन अरमान ने अपना रेस्टोरेंट मुंबई जैसे शहर में खोला था। अरमान की कंपनी भी थी, पर वह दिल्ली में थी। अरमान की हर एक चीज उसका असिस्टेंट ही मैनेज करता था और आज तक किसी को पता नहीं चला कि अरमान भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि उसे आम नागरिक की तरह रहना पसंद था। श्रुति को जब पता चला कि आज रेस्टोरेंट में एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत बड़े बड़े लोग भी आने वाले हैं, तो उसने कॉलेज से छुट्टी ले ली ताकि वह अपनी तरफ से कोई कमी न होने दे। वहां के मैनेजर ने पहले ही श्रुति को उसका काम समझा दिया था। शाम के समय श्रुति ने राहुल को एक चेयर पर बैठा दिया और स्कूल का होमवर्क करने के लिए कहा और खुद जाकर तैयारियां देखने लगी। धीरे धीरे वहां पर सब गेस्ट आने स्टार्ट हो गए, पर वो कोई नहीं बल्कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट थे, खासकर साहिल और निशा और अरमान। पर श्रुति ने उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। थोड़ी देर में पार्टी स्टार्ट हो गई। श्रुति ने राहुल को किसी अच्छी जगह पर बैठा दिया था ताकि वह लोगों की पार्टी ना देखे और न ही उसके मन में कोई गलत असर हो। साहिल ने जब देखा राहुल अकेले बैठा है, तब उसके पास गया और उससे पूछा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अकेले और किसके साथ आए हो? राहुल ने भी वैसे ही जवाब दिया कि उसकी दीदी यहाँ पर जॉब करती है। साहिल को पता चल गया कि ये श्रुति का भाई है। धीरे धीरे साहिल और राहुल की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी। थोड़ी ही देर में श्रुति राहुल के पास आई। जब उसने देखा राहुल साहिल से बातें कर रहा है, तब उसे गुस्सा आने लगा। वह तुरंत साहिल के पास गई और उससे कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी जिंदगी से दूर रहिए, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से बात करने की? तब राहुल ने श्रुति से कहा, दीदी ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी होमवर्क कंप्लीट करने में हेल्प की थी और मुझसे ढेर सारी बातें भी की। आप प्लीज मेरे फ्रेंड को ऐसे मत डांटो। श्रुति ने सिर्फ साहिल को घूर कर देखा, जैसे कह रही हो, मेरे भाई पर कैसा जादू कर दिया है। और वहीं साहिल, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। अब वह जब चाहे तब राहुल से बातें कर सकता है और श्रुति उसे कुछ नहीं कह सकती। थोड़ी देर में एक लड़की श्रुति के पास आई और उससे कहा, एक काम आ गया है, जल्दी चलो। श्रुति राहुल को अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर वहां से चली गई। साहिल ने राहुल से कहा, आप थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। वहीं निशा ने जब ये देखा कि श्रुति रेस्टोरेंट में काम कर रही है, तब उसने मन में कुछ सोचा और श्रुति से एक कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा। पहले श्रुति को तो बहुत गुस्सा आया, पर वो नहीं चाहती थी हर जगह उसकी वजह से कोई तमाशा हो, इसलिए उसने जब निशा की तरफ कोल्ड ड्रिंक का गिलास दिया, तब निशा ने जानबूझकर वह कोल्ड ड्रिंक अपनी ड्रेस पर गिरा ली और श्रुति से बहस करने लगी। तब तक साहिल वहां पर आ गया था और चाहते हुए भी निशा ने श्रुति को कुछ नहीं कहा और वहां से वॉशरूम की तरफ चली गई। श्रुति ने साहिल से कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई।
साहिल ने अपने मन में कहा, इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता, एक थैंक यू तक नहीं कहा इसने मुझे आज तक, न जाने मैंने इसकी कितनी मदद की है। तब तक उसके कानों में श्रुति की आवाज आई, मैंने आपसे मदद करने के लिए कहा भी नहीं था, आप खुद आए थे मेरी मदद करने, इसलिए मैं आपको थैंक यू कहूँ इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना कहकर श्रुति वहां से चली जाती है और वहीं साहिल मन में सोचता है, इसे कैसे पता चल गया कि मैं अपने मन में क्या सोच रहा था, ये लड़की सच में बहुत चालाक है। इतना कहकर साहिल दोबारा राहुल के पास आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वहीं जब निशा वॉशरूम से बाहर आती है अपनी ड्रेस साफ करके, तब कोई निशा का एक हाथ पकड़कर साइड में देख लेता है। निशा को समझने का वक्त ही नहीं मिलता और वह सामने वाले के सीने से जा टकराती है। निशा जब अपना चेहरा ऊपर करके देखती है तो वह और कोई नहीं बल्कि अरमान था, जो कि बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। निशा को भी गुस्सा आ जाता है और वह अरमान को धक्का देकर कहती है, यू ब्लडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अरमान भी गुस्से में कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई लड़की हो जिसे ठीक करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। इतना सुनते ही निशा को गुस्सा आ जाता है और वह जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है उससे पहले अरमान दोबारा बोलता है, और मैं तुम्हें बस इतना समझाने आया हूँ, खबरदार जो तुम साहिल और श्रुति के बीच में आई, वह उससे प्यार करता है और मेरे दोस्त को तुम जैसी लड़की से कोई मतलब नहीं है। इतना सुनते ही निशा गुस्से में कहती है, तुम होते कौन हो मुझे ऐसे कहने वाले, और रही बात बदतमीजी की तो वह तुम कर रहे हो। श्रुति हमारे बीच आई है और मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर निशा जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है तब तक अरमान निशा के कंधे को अपनी तरफ पकड़कर कहता है, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, अगर श्रुति या फिर साहिल को तुमने कुछ भी किया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर इस चक्कर में निशा का कपड़ा उसके कंधे से बाजू तक पूरी तरह से फट जाता है, क्योंकि निशा ने एक नेट का फ्लोवर लॉन्ग ड्रेस पहनी थी, उसमें आधे से ज्यादा बाजू नेट की थी, जिसकी वजह से जब अरमान ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वह पूरी तरह से फट गया। और इस इंसिडेंट की वजह से वह दोनों की दोनों ही हैरान रह गए। उन दोनों को ही उम्मीद नहीं थी कि वह दोनों के साथ कभी ऐसा कुछ हो जाएगा। निशा ने तुरंत अपने हाथ पर अपने दूसरे हाथ से ढक लिया और उसकी आंखों में से आंसू आ गए। भले ही निशा चाहे कितनी ही बोल्ड क्यों ना हो, पर वह हमेशा हंसती मुस्कुराती ही रहती है और हर कदम पर उसके बॉडीगार्ड ने और उसके दोस्तों ने उसे प्रोटेक्ट किया है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कभी कुछ उसके साथ हो जाएगा। और वही अरमान, जिसने आज तक कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, उसे अपने अंदर गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। निशा रोते हुए अरमान से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि साहिल के दोस्त होते हुए भी तुम इतनी गिरी हुई हरकत मेरे साथ करोगे। तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं गुस्से में क्या कर जाऊंगी। इस वक्त इसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। अरमान उससे माफी मांगता है, पर निशा ने उसकी तरफ एक बार तक नहीं देखा। वहीं वॉशरूम में खड़ी होकर किसी तरह खुद को संभालती है। वह इतना तो जानती थी कि अरमान एक बहुत अच्छा इंसान है, पर आज की अरमान की गई हरकत ने उसके मन को बहुत चोट पहुंचाई थी। थोड़ी ही देर में अरमान वापस आता है। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का कोट था। वह कोट वह निशा की तरफ बढ़ाता है और उसे लेने के लिए कहता है, पर निशा वह कोट नहीं लेती। तब अरमान कहता है, अगर तुमने ये कोट नहीं पहना तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम पूरी रात यहीं पर खड़ी रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर निशा ने मन में बस इतना ही सोचा कि काश उसे एक खून माफ होता तो सबसे पहले वह इस वक्त अरमान का खून करती। और निशा की ड्रेस फटने की वजह से वह बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो न चाहते हुए भी उसे वह ड्रेस लेनी पड़ी और उसने वह कोट पहन लिया। निशा उसमें बहुत क्यूट नजर आ रही थी। एक पल के लिए तो अरमान भी हैरान हो गया था, पर उसने ये ख्याल अपने दिमाग से झटक दिया और निशा के पास आया और गुस्से में उससे कहा कि वह अपनी ये सब हरकतें बंद कर दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पर इस वक्त निशा की हालत कुछ भी सोचने समझने की नहीं थी। वह जल्द से जल्द बस अपने घर जाना चाहती थी। उसने तुरंत ड्राइवर को फ़ोन किया और कार लाने के लिए कहा। वह तुरंत वहां से घर की तरफ चली गई। यहाँ पर पार्टी भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई थी। श्रुति ने मैनेजर से घर जाने की परमिशन मांगी और राहुल को साथ लेकर पैदल ही घर की तरफ जाने लगी। पर रात ज़्यादा होने की वजह से राहुल को चला ही नहीं जा रहा था और उसे बहुत नींद आ रही थी। श्रुति उसकी हालत समझ रही थी, पर इतनी रात में ना कोई बस मिल रही थी और ना कोई टैक्सी,
तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है। वह कार किसी और की नहीं बल्कि साहिल की थी। साहिल कार से बाहर निकलता है, राहुल को गोद में उठाता है और पीछे वाली सीट पर उसे सुलाकर कहता है, आप यहाँ पर सो जाओ, जब हम आपके घर पहुँच जाएंगे तब मैं आपको जगा दूंगा। राहुल भी कुछ नहीं कहता और वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और श्रुति की तरफ बिना देखे कहता है, अगर मुझे घूरना हो गया हो तो कार में आकर बैठ जाओ। राहुल को बहुत नींद आ रही है, उसे घर जाना जरूरी है, फिर चाहे तुम कितनी ही देर मुझे देखती रहना। कार के शीशे में अपने बाल ठीक करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ बहुत हैंडसम हूँ, इसीलिए मुझे ऐसे मत देखो, पता चला मुझे नजर लग गई तो मेरा क्या होगा। श्रुति को मन ही मन उसकी बातें सुनकर इरिटेशन हो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से राहुल के साथ बैठने लगी। तब साहिल ने उसे रोका और उससे कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, चुपचाप से आगे आकर बैठो। श्रुति की हालत ठीक नहीं थी, वह भी बहुत थक गई थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप से साहिल के बगल वाली सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में साहिल की कार श्रुति के घर के आगे रुकी। उसने जैसे ही श्रुति को जैसे ही कुछ कहने के लिए उसकी तरफ देखा तो वह देखता ही रह गया, क्योंकि श्रुति सो गई थी और उसके बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वह नींद में छिटकने की कोशिश कर रही थी। साहिल को वह इस वक्त बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी, पर ज्यादा रात हो गई थी तो साहिल ने उसे ना चाहते हुए भी जगा दिया। श्रुति ने जब देखा कि वह अपने घर आ गई है तब वह राहुल को उठाने लगी, पर साहिल ने उसे मना कर दिया और खुद राहुल को अपनी गोद में उठा लिया। राहुल भी साहिल के कंधे पर सर रखकर सो गया था। श्रुति ने दरवाजा खोला, लाइट ऑन की और साहिल की तरफ देखकर कहा, थैंक यू इतनी रात में हमारी हेल्प करने के लिए। फिर राहुल को जगाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, साहिल ने उससे पूछा, क्या हुआ। श्रुति ने उसे कहा, राहुल ने कुछ नहीं खाया है और बिना खाए मैं उसे सोने नहीं दूंगी। तब साहिल ने कहा, जब तुम अपना काम कर रही थी तब मैंने राहुल को खाना खिला दिया था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और राहुल ने मेरे साथ फ्रेंड के तौर पर डिनर किया था, इसलिए तुम राहुल को कुछ नहीं कहोगी। अब बता दो राहुल को कहाँ पर सुलाना है। श्रुति ने साहिल को राहुल का कमरा बता दिया। साहिल ने राहुल को अच्छे से बेड पर लिटा दिया और उसे कंबल उड़ा दिया और जाते जाते कहा, अच्छे से घर का दरवाजा बंद कर लेना और अपना ख्याल रखना। इतना कहकर साहिल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद श्रुति ने भी घर का दरवाजा बंद कर लिया और थकान के कारण आज उसे भी जल्दी नींद आ गई थी। और वहीं निशा जब से पार्टी से आई थी तब से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। वैसे निशा तो पहले भी कई बार देर से घर आती थी, उसके पापा ने उसे हर चीज की छूट दे रखी थी और वह अपने राजनीतिक जीवन में बिजी थे। पर आज निशा की मम्मी को निशा कुछ बदली बदली सी लग रही थी। निशा की माँ ने उससे पूछा, ये कोट किसका है, पर निशा ने बस इतना ही कहा, गलती से कपड़ों पर ड्रिंक गिर गई थी तो एक फ्रेंड ने दे दिया। और इतना कहकर निशा अपने कमरे में आ गई। उसने तुरंत ड्रेस चेंज की और अपने बेड पर लेट गई। उसने डिनर भी नहीं किया था। आज उसे रह रहकर वही सब चीजें याद आ रही थी जो उसके और अरमान के बीच हुई थी। आज उसके ख्यालों में ना चाहते हुए भी अरमान का चेहरा आ रहा था, जहां वह हर चीज में साहिल को पाना चाहती थी। पर इस वक्त उसे तो ये भी याद नहीं था कि वह किसी साहिल नाम के लड़के को जानती भी है। बहुत ही मुश्किल से वह खुद को संभाल रही थी। वही अरमान जब अपने फ्लैट पर आया तो उसे भी चैन नहीं था। उसने अपने मन में कहा, जानता हूँ तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, पर मैं तुमसे करता हूँ और बेपनाह करता हूँ। पर हर बार मैं तुमसे सिर्फ दूर इसलिए रहा क्योंकि तुम्हारा रिश्ता साहिल के साथ तय हो गया था। और आज अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसके लिए मैं शायद ही खुद को माफ़ कर पाऊंगा। पर साहिल भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हर तरह के हालात में हमने एक दूसरे का साथ निभाया है। कोई उसके साथ गलत करेगा तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहिल को बचपन से ही मेरी तरह अपने माँ बाप के प्यार के लिए तरसना पड़ा है, और माँ बाप के प्यार की कीमत मुझ अनाज से बढ़कर और कौन जान सकता है। अगर साहिल तुमसे प्यार करता तो मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आता। पर मैंने साहिल की आंखों में श्रुति के लिए वह प्यार देखा है जो मेरी आंखों में तुम्हारे लिए है। वहीं जब साहिल अपने घर आता है और अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है तब वह देखता है संजय सिंघानिया व्हाइट कुर्ता, व्हाइट पैजामी और चेहरे पर एक अलग सा ताव लिए हॉल में सोफे पर साहिल का इंतजार कर रहे थे। साहिल उनके पास जाता है और उनसे गले मिलता है।
संजय सिंघानिया भी उसे गले लगाते हैं और उससे कहते हैं, सुना है आजकल आप किसी के पीछे पागल हो गए हैं। कॉलेज से आपके बारे में कुछ सुनने को मिला है। साहिल भी उसी तरह कहता है, पापा मैं श्रुति को पसंद करता हूँ और मैं शादी उससे ही करूँगा, और आपने जो मेरा रिश्ता निशा के साथ तय किया है उसे तोड़ दीजिए, क्योंकि मैं निशा को अपनी दोस्त से बढ़कर और कुछ नहीं मानता। साहिल के पापा संजय सिंघानिया कहते हैं, अच्छा मतलब हमारे बेटे को प्यार हो गया है, पर मैंने निशा के पापा से वादा किया है। साहिल थोड़े गुस्से में कहता है, अगर आपने निशा के साथ मेरा रिश्ता नहीं तोड़ा तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। संजय सिंघानिया कुछ देर सोचते हैं और फिर कहते हैं, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कल ही निशा के पापा से बात करता हूँ। इतना कहकर संजय सिंघानिया अपने कमरे में आ जाते हैं और साहिल भी अपने कमरे में चला जाता है। वहीं संजय सिंघानिया अपने मन में सोचते हैं, नहीं, साहिल को मैं इस तरह से दूर नहीं जाने दे सकता। इतना वक्त, इतना समय मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस दौलत के पीछे लगा दी, सिर्फ उसके लिए। अब मेरी दौलत मुझसे दूर चली जाएगी, किसी की भी वजह से मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर साहिल की शादी निशा से हो जाए तो मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, पर उस कल की आई लड़की की वजह से अगर साहिल मुझसे दूर चला गया और उसने अपनी मर्जी से किसी और से शादी कर ली तो उसकी सारी जायदाद पर साहिल के बच्चे का अधिकार हो जाएगा। नहीं, उस लड़की को मरना होगा। कोई मुझसे मेरी दौलत मुझसे दूर कर दे, इसके लिए मैंने इतना काम किया है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर अपने मन में सोचता है, बहुत पहले मैंने थोड़े समय के लिए खून खराबा बंद कर दिया था, अब लगता है दोबारा से मुझे वापस आना पड़ेगा। फिर वह किसी को फोन करता है और कुछ समय बाद फोन रख देता है। अब सबकी जिंदगी एक अलग ढंग से चलने लगी थी। श्रुति की जिंदगी में भी वही सब चीज थी, पर निशा ने उस दिन से श्रुति को परेशान करना बंद कर दिया था और साहिल से भी दूर रहने लगी थी। पर वह जब भी कॉलेज में अरमान को देखती उसे उस दिन की सारी घटना याद आ जाती। उसे अब अरमान को देखकर एक अलग ही बेचैनी हो जाती थी और वह वहां से चली जाती थी। अरमान भी ये सब नोटिस कर रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। कॉलेज में भी सब निशा के ऐसे व्यवहार को देखकर परेशान हो गए थे। वहीं निशा के घर वालों को भी इसकी हरकतों की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद से निशा ने पार्टी में आना जाना भी छोड़ दिया। अब वह ज्यादातर बस अपने कमरे में रहती थी, फिर अपने कुछ दोस्तों के साथ ही बैठकर बातें करती थी। वहीं श्रुति ने भी संजय सिंघानिया के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे कर लिए थे। जब श्रुति ज्यादा परेशान हो जाती वह अपने पुराने घर जाती और अपने घर को देखती। उस घर को देखकर उसे सब चीजें फिर से याद आ जाती और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते, जिन्हें वह गुस्से में रगड़ देती और अपने मन में कहती, ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है। मेरे पापा एक डॉक्टर जिन्होंने हर किसी की मदद की थी, मेरी मम्मी खुद एक अच्छे इंसान थे, पर क्या कर दिया इन दुनिया वालों ने। इन्हें सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने पर अगर ये फल मिलता है तो मुझे खुद पर गर्व है कि मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ। मुझे ऐसा अच्छा इंसान बनना ही नहीं है जिसे कोई भी कभी भी दबा दे। संजय सिंघानिया ने श्रुति के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, पर वह अभी तक ये नहीं पता कर पाया था कि उसके असली माँ बाप कौन हैं और ये कहाँ से आई है। पर संजय सिंघानिया के हिसाब से वह श्रुति को बहुत आसानी से खत्म कर सकता था, पर यह शायद उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि वह नहीं जानता था कि श्रुति उसका काल बनकर आ रही है, उसे उसके गलत कामों की सजा देने। साहिल कभी कभी छुट्टी वाले दिन श्रुति के घर आ जाता था, कभी उसे नोट्स देने के बहाने तो कभी राहुल के, और राहुल से उसे इस बात का फायदा मिलता कि श्रुति राहुल के सामने उसे कुछ नहीं कहती थी, और राहुल के कहने पर श्रुति को साहिल के साथ समुद्र किनारे घूमने तो कभी पार्क में घूमने जाना पड़ता था। और ऐसे ही एक दिन श्रुति, राहुल और साहिल छुट्टी वाले दिन सिनेमा हॉल से बाहर निकले और आइसक्रीम सेंटर की तरफ गए, पर श्रुति को धक्का लगने की वजह से वह आगे की तरफ गिर गई। पर गिरती उससे पहले ही एक लड़के ने उसे कमर से पकड़ लिया। साहिल तुरंत उस लड़के के पास गया और उसने तुरंत उस लड़के को धक्का दिया और श्रुति को अपनी तरफ खींचा। वह लड़का जैसे ही कुछ बोलने वाला था, श्रुति ने सिचुएशन के हिसाब से उसे सॉरी बोल दिया और उसे जाने के लिए कहा। साहिल गुस्से में वहां से बाहर आ गया। उसके पीछे राहुल और श्रुति थी। श्रुति ने साहिल से कहा, ये क्या बदतमीजी थी, उस लड़के ने मुझे बस गिरने से बचाया था और मेरी हेल्प की थी,
पर तुम्हें धक्का देने के लिए किसने कहा था? साहिल ने गुस्से में उससे कहा। उस दिन कॉलेज के दिन भी मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था, पर तुमने मुझे थैंक यू की जगह थप्पड़ क्यों मारा? तब श्रुति ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर कहा। तो मतलब जनाब इस बात से गुस्सा हैं? साहिल ने श्रुति को पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उससे कहा, नहीं, मेरे अलावा तुम्हें कोई छुए ये मुझे मंजूर नहीं। इस वक्त दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई थीं और अनजाने में ही श्रुति के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी जो शायद वह खुद नहीं जानती थी, और वह दोनों उसी में गुम हो गए थे। पर तब तक राहुल की आवाज़ उन दोनों के कानों तक आई जो उनसे कह रहा था कि उसे बीच पर जाना है। राहुल की आवाज़ सुनकर वह दोनों अपने सेंस में वापस आए और दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हो गए। साहिल ने राहुल को अपनी गोद में उठाया और उससे कहा, चलो फिर आज हम खाना भी बाहर ही खाएंगे। श्रुति ने उससे कई बार कहा, भाई ये सब चीज़ हैं उन दोनों के लिए ना करे, और कभी कभी गुस्सा भी करती, पर साहिल को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ना चाहते हुए भी श्रुति को भी साहिल का व्यवहार काफी अच्छा लगने लगा था, लेकिन उसके दिल में नफरत की भावना ने कहीं ना कहीं उसे रोक रखा था। निशा के परिवार वालों ने जब साहिल से उसके रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहा, तब उसने इस बात को टाल दिया और इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। उसके परिवार वाले हैरान हो गए और पूछा भी, पर निशा ने कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से आगे उसके परिवार ने उसे कुछ भी नहीं पूछा। ऐसे ही पेपर होते गए और साल बीतते गए। श्रुति अब फाइनल ईयर में आ गई थी। सबका लास्ट ईयर चल रहा था और लास्ट ईयर मौके पर जूनियर की तरफ से सीनियर्स को एनुअल फंक्शन के दौरान पार्टी दी गई और उनकी तैयारियां चल रही थीं। एनुअल फंक्शन आने वाला था जो कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था। सब तैयारियां अच्छे से हो गई थीं। श्रुति के कॉलेज में रात में फंक्शन था, जिसकी वजह से श्रुति ने कुछ दिनों के लिए रेस्टोरेंट से छुट्टी ले ली और उस दिन राहुल को भी अपने साथ ले आई। सबसे पहला गाना साहिल का था जो उसे गाना था। श्रुति तो किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, तो वह कुर्सी पर बैठकर राहुल को अपने बगल में बिठाकर प्रोग्राम देखने लगी। ये उसका लास्ट ईयर था, जिसकी वजह से उसे आना जरूरी था। फिर तो सबके एग्जाम होने के बाद सब अलग हो जाते। साहिल जब ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्लैक ब्लेजर में, हाथों में वॉच, माथे पर हल्की बिखरे बाल और पैरों में ब्लैक जूते पहने स्टेज पर आया, तब हर जगह उसके नाम की आवाज़ें गूंजने लगी। आखिर वह लगी इतना हैंडसम रहा था कि श्रुति की भी नजरें उस पर से हट नहीं रही थी। और वहीं साहिल मन में ये सोच कर आया था कि आज वह अपने प्यार का इजहार श्रुति से कर देगा, और उसने गाना भी वैसे ही चुना था। स्टेज पर हल्की सी डिम लाइट हो गई और साहिल एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने गिटार लिया और गाना स्टार्ट किया। जब साहिल गाना गा रहा होता है तो उस वक्त उसकी नजरें बस श्रुति पर होती हैं और श्रुति भी सब कुछ भूलकर साहिल को देख रही होती है। साहिल तो इतना खुश होता है साहिल को गाना गाता हुआ देखकर, और वहीं कुछ देर के लिए अरमान और निशा की भी नजरें आपस में टकरा जाती हैं, पर निशा तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है, पर अरमान उसे एकटक देखता रह जाता है क्योंकि आज निशा ने रेड कलर का लॉन्ग गाउन पहना हुआ था और अपने बाल खुले रखे हुए थे। वह बहुत अच्छी लग रही थी। निशा को अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस होती है। वह अपना चेहरा फिर ऊपर करती है तो देखती है अरमान अभी भी उसे ही देख रहा है। निशा को ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वह वहाँ से साइड हो जाती है और आगे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। श्रुति वहीं राहुल के पास बैठी होती है तो उसके पास सपना का फोन आता है। उसने डांस में पार्टिसिपेट किया हुआ था। श्रुति उसका नंबर अपने फोन पर देखकर हैरान हो जाती है कि इस वक्त वह उसे क्यों फोन कर रही है। वह फोन पर बात करती है। सपना उसे ड्रेसिंग रूम में आने के लिए कहती है। श्रुति राहुल को वहीं पर बैठने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। जब श्रुति चली जाती है तब साहिल राहुल के पास आ जाता है और उसे श्रुति के बारे में पूछता है। तब वह बोलता है कि वह कहीं गई है। फिर साहिल कुछ नहीं कहता और वहीं श्रुति जब सपना के पास आ जाती है तब वह देखती है सपना रो रही थी। श्रुति उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ। सपना बोलती है उसके पैरों में मोच आ गई है और डांस करने के लिए अभी ठीक नहीं है और उसका नाम अनाउंसमेंट होने वाला है। श्रुति भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। वह एक टीचर को बुलाकर लाती है और जब ये बात प्रिंसिपल को पता चलती है तब वह भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बड़े बड़े चीफ गेस्ट फंक्शन में आए हुए थे, जिसकी वजह से अगर डांस परफॉर्मेंस टाइम पर नहीं हुई तो उनके कॉलेज की बदनामी हो जाती। सपना श्रुति को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। श्रुति पूछती है
कि वह क्या कर सकती है उसके लिए। सपना को याद आता है एक बार जब वह राहुल से मिली थी, तब राहुल ने कुछ फोटोज उसे दिखाई थी जिसमें श्रुति ने कथक डांस किया हुआ था। वह श्रुति को अपनी जगह डांस करने के लिए कहती है। ये बात सुनकर तो श्रुति को समझ ही नहीं आता वह इस पर क्या करे, क्योंकि वहां पर सब टीचर्स भी मौजूद थे और इस टाइम पर उन लोगों को मना करना मतलब उनकी उम्मीद टूटना। अब सर और मैम उम्मीद भरी नजरों से श्रुति को देखने लग जाते हैं। श्रुति उनकी बात समझ जाती है, पर वह उनके सामने एक शर्त रखती है कि वह डांस तो करेगी पर अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाएगी। वह घूंघट में डांस करेगी। सपना उसे बोलती है, ये क्या बोल रही है तू तू जानती है ना कि इस डांस के बाद तेरा कितना नाम हो सकता है। पर श्रुति कुछ नहीं सुनती और कहती है अगर ये सबको उसकी शर्त मंजूर है तभी वह डांस करेगी। प्रिंसिपल सर ऑर्डर देते हैं श्रुति को जिस चीज की जरूरत हो वह जल्दी से उसे दी जाए। श्रुति एक वाइट कलर का लहंगा पहनती है और उसकी दुपट्टे को अच्छे से पिन अप करके घूंघट कर लेती है, जिससे किसी को उसका चेहरा किसी को नजर ना आए। सपना जब उसको देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वह लहंगा चोली में बहुत सुंदर लग रही थी। क्योंकि हमेशा से सपना ने श्रुति को जीन्स टॉप इन्हीं सब में देखा था। जब होस्ट सपना का नाम अनाउंस करने वाला होता है तब उसे कहा जाता है वह उस लड़की का नाम अनाउंस नहीं करेगा जो डांस करेगी, बस ये बताया जाएगा कि लास्ट परफॉर्मेंस है। उसने वैसा ही किया। श्रुति स्टेज पर आई। उसे घूंघट के अंदर से सब चीज देख रही थी, पर दूर बैठे लोगों को उसका चेहरा देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वह मन ही मन एक गहरी सांस लेती है, डांस स्टार्ट करती है। उसकी डांस परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह बहुत अच्छा और सुंदर डांस कर रही थी। वहां पर जितने भी लोग थे वह सब चिल्ला रहे थे बंस मोर बंस मोर। पर श्रुति वहां से तुरंत वहां से चली जाती है। साहिल ने भी डांस देखा। उसे लगा जैसे वह इस लड़की को जानता हो, पर दूर होने की वजह से उसने उसका चेहरा नहीं देखा। थोड़ी ही देर में श्रुति वहां पर आती है। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने अभी सबके सामने डांस किया है। थोड़ी देर में विनर का नाम अनाउंस होता है और वह और कोई नहीं श्रुति होती है, पर उसके बदले का प्राइस प्रिंसिपल सर लेते हैं। सब लोग उनसे पूछते हैं कि उस लड़की का क्या नाम है, पर प्रिंसिपल सर सबको ये कहकर मना कर देते हैं कि वह लड़की नहीं चाहती कि उसका नाम अनाउंस हो। श्रुति भी ये देखकर हैरान हो जाती है। वह तुरंत दोबारा सपना के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुमने अवार्ड क्यों नहीं लिया। सपना उससे कहती है क्योंकि वह अवार्ड मेरे लिए नहीं तेरे लिए था। आज तुमने मेरी बहुत मदद की, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारा हक ले लूं। उसकी बातें सुनकर श्रुति का मन भी अच्छा हो जाता है कि सपना की सोच काफी अच्छी है और वह आगे बढ़कर सपना को गले लगा लेती है। थोड़ी ही देर में फंक्शन खत्म होता है और सब लोग अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अब से सबके एग्जाम स्टार्ट होने थे। श्रुति को कुछ दिनों से अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हो रही थी, पर वह पता नहीं लगा पा रही थी कि वह कौन है। और इन दिनों 2 बार उसका ट्रक से एक्सीडेंट होते होते भी बचा। उसने ये सब फ़ोन करके किसी को बताया भी था। श्रुति के एग्जाम होते गए और वहीं निशा उसके परिवार वालों ने उससे कह दिया था अगर उसे साहिल से शादी नहीं करनी तो वह उसका रिश्ता कहीं और तय कर देंगे। पर इस बार निशा ने कुछ भी नहीं कहा। और वहीं संजय सिंघानिया को श्रुति के बारे में सब पता चल गया। श्रुति का एक्सीडेंट संजय सिंघानिया ने करवाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे पता चल गया था श्रुति उनके खिलाफ कुछ करने की सोच रही है। और उसने अपने पुराने साथी सबको वापस बुला लिया, जो गुंडे और जो पुलिस वाला उसके साथ बरसों पहले थे। लास्ट दिन जब श्रुति का एग्जाम हो गया तब वह अपने घर आई और रोज की तरह घर का दरवाजा खोला। उसे लगा राहुल घर पर ही होगा और थोड़ी देर में आकर उससे लिपट जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने पूरा घर देखा, पर तभी हॉल में बने सोफे के पास एक टेबल पर एक पेपर उसे मिला। उसमें लिखा था ज्यादा चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई हमारे कब्जे में है। अगर अपने भाई को सही सलामत जिंदा देखना चाहती हो तो 2 घंटे के अंदर नीचे दिए गए पते पर आ जाओ। श्रुति को ये सब पढ़कर बहुत गुस्सा आ गया और उसने अपने मन में कहा आखिर तू अपनी औकात पर आ ही गया ना संजय सिंघानिया। इस बार भी तूने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर राहुल को कुछ भी हुआ मैं तुझे जान से मार दूंगी। मरेगा तो तू तब भी जब तू मेरे सामने आएगा, पर फर्क सिर्फ इतना होगा अगर राहुल को कुछ भी हुआ
तो मैं तुझे तड़पता हुआ छोड़ दूंगी। ना तुझे धरती नसीब होगी और न ही आसमान का साया तुझ पर पड़ेगा। इतना कहकर श्रुति ने किसी को फोन किया और वह एड्रेस सेंड कर दिया। श्रुति ने वह पर्ची वहीं पर छोड़ दी और घर से बाहर आ गई। श्रुति वहां पर चली गई जहां पर उसे बुलाया गया था। वह एक खंडर जैसी दिखने वाली जगह थी। आसपास बहुत सारे पेड़ थे और सुनसान रास्ता। श्रुति ने एक चाकू और एक बंदूक अपनी कमर में लगा रखा था और उसके ऊपर एक जैकेट पहन रखा था और कुछ हिडन कैमरास भी ले रखे थे। जब उसने देखा राहुल को एक रस्सी से बांधकर ऊपर से नीचे लटकाया हुआ है और नीचे गर्म पानी उबल रहा है। राहुल को ऐसे देखकर उसकी तो जान ही अटक गई थी। वहां पर आसपास हर जगह से हंसने की आवाजें आ रही थीं। थोड़ी ही देर में उसके चारों तरफ कई सारे गुंडे फैल गए और उसने अपने सामने संजय सिंघानिया, उसके 3 गुंडे और वह पुलिस वाला देखा। उन सबको देखकर श्रुति की आंखों में नफरत के साथ साथ आग भी देखी जा सकती थी। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं और उसे वह सब चीज याद आने लगी जो उसके साथ हुई थी। उसने देखा राहुल रो रहा था और बार बार चिल्ला रहा था। श्रुति को पहले राहुल को बचाना था। उसने सिंघानिया को देखकर कहा, क्या चाहिए तुम लोगों को? तभी उनमें से एक गुंडा बोला, अरे वाह, ये छोरी तो बड़ी कमाल है, मतलब सीधा पॉइंट पर आए। चलो अच्छा है, इससे ज्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। इतना कहकर वह सब लोग हंसने लगे। उनमें से एक और गुंडा बोला जिसने अमर को मारा था, सर जी, ये लड़की मारे को देखी देखी लागे। तो संजय सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, अरे क्यों नहीं, सालों पहले इसी के माँ बाप को तो हमने मारा था और इसे ये भी देखो, ये भी अपनी माँ की तरह ही कितनी सुंदर है। तभी तो मैं कहूँ साहिल इतना दीवाना कैसे हो गया है इसके पीछे। वैसे मानना पड़ेगा, माँ तो खूबसूरत थी, बेटी तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। ये सब सुनकर श्रुति का खून खौल गया। उसने फिर एक बार सबकी तरफ देखकर कहा, क्या चाहिए तुम सबको? सिंघानिया को हंसते हुए देखकर, क्या मिस्टर सिंघानिया, एक मामूली सी लड़की को मारने के लिए तुमने पूरी की पूरी फौज बुला ली? क्या तुझे इस बात का डर लग गया था कि मैं तुझे मार डालूंगी, या फिर तुझे अपनी मर्दानगी पर शक था? उसकी ऐसी बातें सुनकर संजय का खून खौल गया। उसने गुस्से से कहा, ऐ लड़की, जुबान संभाल कर बात कर, वरना तेरे भाई को गोलियों से भूनने में वक्त नहीं लगेगा। श्रुति ने भी वही कहा, खबरदार जो मेरे भाई को इन सब चीजों के बीच में लाए। पहले तो मेरे भाई को छोड़ो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। संजय सिंघानिया ने हंसते हुए कहा, इतनी आसानी से नहीं, पहले तुझे मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। इस वक्त श्रुति को उसकी शर्तें सुनने के अलावा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सबसे पहले शर्त ये थी कि वह साहिल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, और दूसरी शर्त ये रखी कि एक रात उसके साथ बिताए। फिर हंसते हुए, जो ख्वाहिशें तेरी माँ पूरी नहीं कर सकी, वह मैं तेरे साथ करूंगा। श्रुति ने चिल्लाकर कहा, खबरदार संजय सिंघानिया, जो मेरी माँ के खिलाफ एक शब्द और बोला, महादेव की कसम, महाकाल का ऐसा रौद्र रूप दिखाऊंगी कि तेरी रूह कांप जाएगी। श्रुति ने ये बात इतने गुस्से में कही थी कि वहां के कुछ गुंडे डर भी गए थे। और रही बात मुझे छूने की, मैं भी अपनी माँ पर ही गई हूँ। कोई मुझे मेरी बिना मर्जी के छुए, मैं अपनी जान देने से पहले उसकी जान लेना ज्यादा पसंद करती हूँ। कुछ ही देर में पीछे के रास्ते से कुछ लोग उस खंडर में आ गए थे। वहां पर जो कैमरास लगे थे उन्हें भी हैक कर लिया गया था, पर वहां पर हलचल हुई तब सब लोग अलर्ट हो गए और संजय सिंघानिया के गुंडों ने उन सब पर फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। तभी वह पुलिस वाला बोला, सरकार, ये लड़की अकेली नहीं आई है, बहुत से लोग आए हैं इसके साथ। संजय सिंघानिया ने गुस्से से कहा, जो भी सामने आए मार डालो सबको। सबसे पहले श्रुति ने अपने भाई राहुल को बचाया। संजय सिंघानिया का एक गुंडा जैसे ही राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ा, श्रुति ने उसका गला पकड़कर मोड़ दिया और उसे एक तरफ धक्का मार दिया। उसने किसी तरह राहुल की हाथ की रस्सी काटी और उसे गले से लगा लिया। वह पुलिस वाला श्रुति के बालों की ओर झपटा, पर मौके पर ही श्रुति ने उसका हाथ मोड़ दिया और उसे बुरी तरह से तोड़ दिया। उस पुलिस वाले ने जैसे ही दूसरे हाथ का यूज करना चाहा, श्रुति ने वह हाथ भी तोड़ दिया। उसे याद आने लगा वो दिन जब उसके पापा अमर जी पुलिस स्टेशन गए थे कंप्लेंट करवाने, पर किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। और यही था जो वहां पर सबसे ज्यादा हंस रहा था, जब उसके पापा उसकी माँ को गले लगाकर रो रहे थे। श्रुति ने अपने एक पैर का घुटना उसकी छाती पर दे मारा और उसके मुंह पर बहुत सारे मुक्के बरसा दिए। उस पुलिस वाले के मुंह से खून निकलने लगा। श्रुति ने उसे देखकर कहा,
क्या नाम था तुम्हारा? हाँ याद आया, सत्यम चौहान है ना? और तुम चले किस रास्ते पर? अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। इतना कहकर श्रुति ने उसे वहीं पर मार दिया और उसे छोड़कर आगे बढ़ गई। श्रुति को सामने जो दिखता वह उसे मारती जाती। थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारी पुलिस की गाड़ी आ गई और वह सब लोगों ने वहां पर जितने भी गुंडे थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया। श्रुति ने उन तीनों गुंडों के हाथों की उंगलियां काट दी, क्योंकि श्रुति ने देखा था वह तीनों गुंडे कैसे अमरजीत को मार रहे थे। उनमें से एक ने तो उनको धक्का दे दिया था। सबसे पहले वहां पर जो एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुआ था ऑफिसर आया था। उसने श्रुति को पीछे से पकड़ लिया और उसे कहा, श्रुति कानून को हाथ में मत लो, तुम्हें तुम्हारा इंसाफ मिलेगा। श्रुति ने कहा, नहीं, मुझे बस मेरा बदला चाहिए, मैं उस सिंघानिया को नहीं छोड़ूंगी। वह चारों तरफ सिंघानिया को खोजने लगी पर वह उसे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि संजय वहां से कहीं छुप गया था। श्रुति के पीछे खड़े ऑफिसर ने श्रुति को कसकर कंधे से पकड़ा और उससे अपने पास लाते हुए कहा, श्रुति होश में आओ श्रुति। श्रुति ने कहा, मैं इसी दिन के लिए जिंदा थी कि मैं सबको मार कर मरूंगी, और अगर आज मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं होगा। उस ऑफिसर ने श्रुति को गुस्से में कहा, श्रुति राहुल के बारे में सोचो, एक भी बार तुम्हें राहुल का ख्याल आया? तब जाकर श्रुति को होश आया। श्रुति के पूरे बदन पर खून के धब्बे लगे हुए थे और इस वक्त श्रुति साक्षात काल भैरवी का रूप लग रही थी। श्रुति ने आसपास देखा पर राहुल उसे कहीं नजर नहीं आया। थोड़ी ही देर में संजय सिंघानिया उसके सामने आया और उसने राहुल के सर को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। सब पुलिस ऑफिसर ने संजय के ऊपर गन पॉइंट कर लिया। संजय सिंघानिया ने कहा, नहीं ऑफिसर, मुझे यहाँ से जाने दो। अगर तुमने मुझे भी कुछ करने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। श्रुति के पीछे जो ऑफिसर खड़ा था उसने सबको मना कर दिया और कहा, बंदूक नीचे करने के लिए। श्रुति ने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, संजय सिंघानिया ने श्रुति के कदमों के आगे एक गोली चला दी तो उस ऑफिसर ने श्रुति को पीछे होने के लिए कहा। संजय सिंघानिया वहां से भागने की फिराक में था पर ऐन मौके पर उस ऑफिसर ने संजय सिंघानिया के पैरों पर गोली मार दी, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। तब तक श्रुति ने राहुल को अपने पास खींच लिया था। श्रुति ने देखा राहुल बेहोश हो चुका है। श्रुति ने जैसे ही ये देखा उसने राहुल को गले से लगा लिया और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। तभी उस ऑफिसर ने चिल्लाकर कहा, श्रुति साइड हट जाओ, क्योंकि संजय सिंघानिया ने श्रुति के ऊपर बंदूक तान दी थी। श्रुति को समझने का मौका मिलता तब तक उसने गोली चला दी। श्रुति ने राहुल को अपने सीने में छुपा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, पर काफी देर तक उसे अपने शरीर पर कोई दर्द नहीं हुआ। तब उसने धीरे से आंखें खोलकर देखा। तब उसने देखा वह बंदूक की गोली साहिल के सीने पर लगी हुई थी और उसके बदन से खून बह रहा था। श्रुति ने ये जैसे ही देखा उसके तो होश ही उड़ गए। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था साहिल वहां पर आ जाएगा और ऐसा कुछ कर जाएगा। पर जब तक संजय सिंघानिया रुका नहीं, उसने दोबारा गोली मारने की कोशिश की। तब तक वहां की पुलिस ऑफिसर्स ने संजय सिंघानिया को गोलियों से भून दिया और वह तड़पता हुआ वहीं पर मर गया। पर श्रुति को होश ही नहीं था। वह धीरे धीरे साहिल के पास गई और उसके गाल छूकर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगी, पर धीरे धीरे साहिल की आंखें बंद हो रही थीं। श्रुति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक तरफ राहुल था, दूसरी तरफ साहिल। तभी अरमान आता है और साहिल को और राहुल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। वहाँ की पुलिस ऑफिसर्स राहुल और साहिल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। सबके साथ पुलिस थी। तब डॉक्टर ने फटाफट से बिना कोई पूछताछ के दोनों का इलाज करना शुरू कर दिया। राहुल को थोड़ी देर में होश आ गया था, पर दवाई के कारण उसे दोबारा नींद आ गई थी और वह श्रुति के पास ही सो गया। श्रुति उसके बेड पर बैठी हुई थी, पर उससे भी चैन नहीं था। उसे बार बार साहिल की भी चिंता हो रही थी। जब उसने देखा राहुल सो गया है तो वह अरमान के पास गई, जो वहां पर ऑपरेशन थिएटर के बाहर चक्कर लगा रहा था। श्रुति ने अरमान से पूछा, साहिल कैसा है? पर अरमान ने कहा, अभी डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बताया है। गोली बिल्कुल सीने पर लगी हुई है और उसे निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सब सुनकर श्रुति के कदम लड़खड़ा गए, पर वह गिरती उससे पहले ही उस ऑफिसर ने और अरमान ने श्रुति को मिलकर संभाल लिया और वहीं कुर्सी पर बैठा दिया। श्रुति की आंखों में आंसू आ गए थे। वह ना चाहते हुए भी बुरी तरह रोने लग गई थी। फिर उसने अरमान को देखकर पूछा, पर तुम लोग वहां पर कैसे आए?
अरमान ने उसे देखकर कहा, मैं और साहिल गए थे तुम्हारे घर, आज लास्ट पेपर था ना सबका। उसके बाद हमने सोचा राहुल से मिल लेंगे, पर वहां पर जाकर देखा तुम लोग थे ही नहीं। और फिर वहां पर वह चिट्ठी को पढ़ा। उसे पढ़कर हमें सब समझ में आ गया था कि राहुल किडनैप हो गया है। पर ये कौन है? अरमान ने उस ऑफिसर की तरफ इशारा किया। श्रुति ने कहा, ये सार्थक जी हैं, मेरी फ्रेंड आराध्या के होने वाले पति। ये पुलिस ऑफिसर हैं और इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ। आज तक जितने भी गुनाह संजय सिंघानिया ने और उनके साथियों ने मिलकर किए हैं, वह सब ये भी जानते हैं। इन्होंने ही मेरी मदद की। थोड़ी ही देर में डॉक्टर बाहर आते हैं और सबको देखकर कहते हैं, अभी उन्हें 24 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि गोली उनके दिल के पास लगी है, जिसकी वजह से उनकी हार्ट बीट बहुत धीरे चल रही है। आई होप सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। निशा को और साहिल के दोस्तों को जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, तब वह लोग भी आ जाते हैं। निशा भी ये सब चीज़ें देखकर और सुनकर काफ़ी परेशान हो गई थी। अरमान का ध्यान जब निशा की तरफ जाता है, तब उसी वक्त निशा भी उसे देखती है। पर इस वक्त अरमान तुरंत राहुल के लिए कुछ खाने के लिए हॉस्पिटल के कैंटीन में चला जाता है। ऐसे ही करते करते रात हो गई। राहुल की वजह से श्रुति को रुकना पड़ा और साहिल की वजह से अरमान और सार्थक को भी श्रुति के पास आराध्या का फोन आया था और राधा ने भी वहां पर आने की बात की थी, पर श्रुति ने मना कर दिया और उससे कहा कि वह खुद ही उससे मिलने आएगी, पर यहाँ पर ना आए। सार्थक ने निशा को पहले ही हॉस्पिटल से घर भेज दिया था और उसके दोस्तों को भी, क्योंकि ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में लोगों का रुकना अलाउड नहीं था। अगले दिन साहिल को होश आ गया था और श्रुति और सबकी गवाही भी कोर्ट में देनी थी, जिसकी वजह से सब कुछ दिनों बाद जब उन सबकी कोर्ट में जाने की डेट निकली, वह सब लोग कोर्ट गए। इन सब दिनों में साहिल ने जरा सा भी श्रुति की तरफ देखा तक नहीं था। वह राहुल से बात कर लेता था, यहाँ तक कि निशा से भी, पर श्रुति की तरफ उसने नज़र तक नहीं उठाई थी और ये बात श्रुति को बहुत बुरी लग रही थी। श्रुति ने ये समझा इस हालत में साहिल से बात करना अभी ठीक नहीं होगा, इसलिए श्रुति ने कुछ भी नहीं कहा। अरमान ही साहिल की देखभाल करता था। अरमान को ये भी पता चल गया था कि निशा के परिवार वाले उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता देख रहे हैं, पर अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी वह कुछ करे। पर उसने मन ही मन एक फैसला जरूर कर लिया था। अदालत में जो सबूत और गवाह दिखाए गए, उन सबको देखकर पूरे मुंबई शहर की आंखें खुली रह गईं, क्योंकि श्रुति ने अदालत में वह सब बातें और वीडियो दिखाए जिसमें संजय सिंघानिया और उसके दोस्त नशे की हालत में बता रहे थे कि उन्होंने ही साहिल के मम्मी पापा का एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि आनंद सिंघानिया संजय सिंघानिया के सौतेले भाई थे और पैसों के लालच के कारण संजय सिंघानिया ने आनंद सिंघानिया और उसकी पत्नी को मार डाला। पर उसके अंतिम संस्कार वाले दिनों उसे पता चला कि सारी प्रॉपर्टी और जायदाद साहिल के नाम है और जब तक साहिल 25 का नहीं हो जाता तब तक साहिल के नाम प्रॉपर्टी नहीं होगी और ना ही वह किसी को प्रॉपर्टी दे सकता है। और अगर साहिल को कुछ हो गया तो सारा पैसा ट्रस्ट में चला जाता। पर साहिल किसी को अगर कुछ देना भी चाहे तो सिर्फ 50% ही दे सकता है, क्योंकि उसका 50% उसकी बीबी के नाम होता और उसके बच्चों के। और ये भी बात कर रहे थे कि अमर को हॉस्पिटल के बारे में, उनके गैर कानूनी काम के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने उसके पूरे परिवार को मार डाला और भी न जाने कितनी गलत काम। ये सब सुनकर और देखकर पूरी अदालत में सन्नाटा पसर गया। जज साहब ने उन तीनों अपराधियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। वैसे भी उन तीनों की हालत अब ज्यादा जीवन जीने की नहीं थी और संविधान के अनुसार किसी बीमार व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती। संजय सिंघानिया और पुलिस ऑफिसर की मौत उसी वक्त हो गई थी और ये सब पुलिस रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया था। इन सब का नाम सार्थक ने आने नहीं दिया, क्योंकि श्रुति ने पुलिस ऑफिसर की और कानून की सहायता की थी। हाँ, श्रुति के पापा के सर से झूठ का इल्जाम हट गया था। हर न्यूज चैनल में केवल ये खबर आग की तरह फैल गई थी। अदालत से बाहर निकलते वक्त श्रुति साहिल के पास आ गई और उसे जैसे ही कुछ कहना चाहा, साहिल ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद श्रुति को पता चला
साहिल इंडिया छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया है अपना बिजनेस संभालने। श्रुति को इस बात से काफी ठेस पहुंची, पर बाद में उसने खुद को समझा लिया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। श्रुति इंदौर चली आई और वहां पर आकर सबसे मिली। कुछ ही दिनों में आराध्या की शादी सार्थक से हो गई थी और आराध्या अपने ससुराल चली गई। श्रुति ने रीमा जी से जाने की इजाजत मांगी। रीमा जी हैरान हो गई। तब श्रुति ने कहा उसकी जॉब लग गई है और उसे अब राहुल को डॉक्टर भी बनाना है, तो वहां पर नहीं पढ़ सकता। रीमा जी ने भी कुछ नहीं कहा। श्रुति ने अपने सारे काम निपटा लिए थे और राहुल को लेकर देहरादून आ गई। उसने वहां पर राहुल का एडमिशन करवा दिया। राहुल बहुत रोया था, पर श्रुति ने उससे वादा किया था कि वह उससे मिलने आती रहेगी और खुद राजस्थान आ गई। और वहीं निशा के परिवार वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया, क्योंकि दोनों पति पत्नी निशा के भविष्य के बारे में सोच रहे थे और हर माता पिता की तरह यही चाहते थे कि उनकी बेटी का घर बस जाए। अरमान को ये बात जैसे ही पता चली, इस पर उसने मन में सोचा, पहले मैं साहिल की वजह से पीछे हट गया था, पर हर बार मैं अपना प्यार किसी और के नाम नहीं करूंगा। उसने धोखे से एक पेपर पर निशा के साइन करवा लिए और फिर निशा से शादी करने की मांग की, पर निशा ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अरमान ने गुस्से में वह पेपर निशा को दिखाए तो निशा तो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि वह पेपर रजिस्ट्रार मैरिज के थे, जिसमें ये बात क्लियर थी उसकी शादी अरमान से हो चुकी है। अब तो निशा को यही पता नहीं चल रहा था कि वह क्या करे। उसने अरमान को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, अरमान ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपने करीब खींचकर कहा, भारत की लड़कियां अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, उन पर हाथ नहीं उठाती। निशा ने गुस्से में कहा, पति माय फुट, ये शादी तुमने धोखे से की है, मैं इस शादी को नहीं मानती, तुम्हें जो करना है कर लो। अरमान ने भी उसी तरह कहा, ठीक है, अब ये बात मैं खुद तुम्हारे पापा को बताऊंगा, फिर देखना उनकी सोसाइटी में कितनी बदनामी होगी। निशा ने जैसे ही बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अरमान ने उसी तरह कहा, शाम को मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा तुम्हारे माता पिता से तुम्हारा हाथ मांगने, और अगर तुमने मना किया तो सोच लेना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर अरमान वहां से चला गया। निशा भी किसी तरह खुद को संभालते हुए घर आ गई। शाम को कहे मुताबिक अरमान उसके घर आया और सीधा उसके माता पिता से मिला और निशा को देखकर कहा कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। निशा ने जैसे ये सुना, वह अरमान को देखने लगी, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था अरमान ऐसा कुछ कर सकता है। निशा के माता पिता ने निशा को हैरानी से देखा तो उससे पूछा। निशा ने बस हाँ कहा और वहां से चली गई। उसके पापा भी गुस्से में वहां से चले गए। निशा के पापा ने अरमान को कई बार साहिल के साथ देखा था और अरमान के बारे में पता भी किया था। उन्हें पता चला था अरमान एक बहुत अच्छा लड़का है और इससे ज़्यादा उन्हें चाहिए भी क्या था। उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी कि निशा की खुशी इसी में है, तो यही ठीक है। निशा के पापा चाहते थे शादी बहुत धूमधाम से हो, पर अरमान के परिवार में से कोई नहीं था, लेकिन फिर भी अरमान ने बस इतना ही कहा, जैसी आपकी मर्जी। निशा के पापा ने निशा की शादी एकदम धूमधाम तरीके से करवाई और उसे विदा किया। निशा को मन ही मन अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था और विदाई के समय भी वह अपनी माँ से मिलकर रोई थी। शायद उसके मन में था कि कहीं अरमान उसे अब चैन से जीने देगा भी या नहीं। अरमान तुरंत निशा को अपने साथ दिल्ली ले आया, जहां पर उसका एक घर था और घर एक शानदार बंगला था। निशा जब आई तब उसका स्वागत एक अधेड़ उम्र की महिला ने किया था। उस महिला ने मुस्कुराते हुए निशा को देखकर कहा, बहुत सुंदर है बहू रानी। निशा ने कुछ नहीं कहा। अरमान ने निशा को उनके पैर छूने का इशारा किया और कहा, ये इस घर की केयरटेकर हैं। निशा ने उनसे आशीर्वाद लिया। निशा जब अंदर आई तब उसने देखा अरमान का घर काफी सुंदर था। निशा के चेहरे को देखकर ही पता लग रहा था कि वह काफी थक गई है। निशा ने दुल्हन वाले कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से उसे चलने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी। अरमान ने उस महिला को देखकर कहा, आप जाकर खाना रेडी कीजिए। वह महिला किचन में चली गई और अरमान ने निशा को गोद में उठा लिया। निशा अचानक ऐसी हरकत से डर सी गई और उसने तुरंत अरमान के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर गुस्से में कहा, मैं खुद से चल सकती हूँ, मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। तुम मेरे साथ कोई गलत काम नहीं कर सकते। अरमान ने अपने होठों पर मुस्कुराहट लाकर कहा, अच्छा, और मैं क्यों नहीं कर सकता? अब तुम मेरी वाइफ हो और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये मुझे किसी से भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम?
तब तक अरमान का कमरा आ गया था। उसने निशा को बेड पर बिठा दिया और कमरे से बाहर जाते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े अलमारी में हैं, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लेकर आता हूँ। निशा भी बिस्तर से उठी और अलमारी खोली। उसने देखा वहां पर ज्यादातर सूट सलवारी थे, कुछ प्लाजो और टॉप्स थे। उसने कहा, कुछ कंफर्टेबल पहन लेती हूँ। इतना कहकर उसने लाइट क्रीम कलर का सलवार सूट निकाला और उसे लेकर नहाने चली गई। वह जब नहाकर आई तब तक अरमान भी खाना लेकर आ गया था। उसने जब निशा को देखा तो देखता ही रह गया। निशा अपने खुले बालों में थी। बिखरे बिखरे बालों में उसके नाम का सिंदूर लगा हुआ था और गले में प्यारा सा मंगलसूत्र और सलवार सूट पहने हुए, कलाइयों तक चूड़ा पहने हुए वह बहुत सुंदर लग रही थी। निशा ने जैसे ही खाना देखा उसने बिना किसी की परवाह किए खाने पर टूट पड़ी और अरमान उसे ऐसे खाते देखकर हंस रहा था। जब निशा ने उसकी तरफ देखा तो वह झेप गई। अरमान को पता चल गया था उसे अजीब लग रहा है, तो वह बाहर चला गया और निशा ने उसे देखकर चैन की सांस ली और अपना ध्यान खाने पर कर लिया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई और वह बिना परवाह किए उस बिस्तर पर जाकर गहरी नींद में सो गई जो इस वक्त उसके कमरे में था। उसने जब अपनी आंखें खोली तो देखा शाम के 6 बज रहे थे। वह बाहर आई तो देखा अरमान किसी के साथ लैपटॉप पर मीटिंग कर रहा था। चूड़ियों की आवाज़ सुनकर अरमान का ध्यान अपने कमरे की तरफ गया। उसने देखा कि निशा नीचे आ रही है। उसने अपनी बिजनेस मीटिंग खत्म की और निशा के पास आकर खड़ा हो गया। जब निशा ने अरमान को अपने पास देखा तो उससे पूछा, वह आंटी कहाँ गईं? अरमान ने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? निशा ने कहा, मुझे कॉफ़ी पीनी थी। अरमान ने कहा, मैंने उन्हें उनके गांव भेज दिया है। निशा ने हैरानी से पूछा, क्यों? अरमान ने कहा, अब तुम आ गई हो तो अब घर का सारा काम तुम करोगी। निशा ने हैरानी और गुस्से से मिले जुले भाव से कहा, तुम मुझे यहाँ पर बीवी बनाकर लाए हो, अपने घर की नौकरानी नहीं। इस पर अरमान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की तरफ लेकर जाते हुए कहा, अच्छा तुम्हें पत्नी होने का हक चाहिए ना, अभी देता हूँ, चलो मेरे साथ। निशा ने उसको धक्का दिया और गुस्से में अरमान से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अरमान ने कुछ नहीं कहा और हंसते हुए वहां से निकल गया और वह किचन में गया और निशा के लिए कॉफी बनाकर ले आया। अरमान ने उसे कॉफी देते हुए कहा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जब अकेले रहता हूँ तो मैं सारे काम खुद ही करता हूँ, बस आंटी कभी कभी आती हैं घर की साफ सफाई करने के लिए। निशा ने कुछ नहीं कहा और कॉफी पीने लगी। रात होते होते अरमान ने निशा को खाना खाने के लिए कहा और उसके बाद सोने के लिए। निशा खा पी कर जैसे ही कमरे में आई वह सो गई। थोड़ी ही देर में अरमान उसके पास आया। निशा ने उसे अपने पास आते हुए देखा और घबराकर उठ गई। अरमान ने उसे ऐसे देखा तो पूछा, क्या हुआ? निशा ने उसे कहा, तुम कहाँ सोओगे? अरमान ने आराम से कहा, बेड पर, और कहाँ? निशा ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड शेयर नहीं करूंगी, समझे? अरमान ने वैसे ही कहा, अब हम पति पत्नी हैं। निशा ने गुस्से में कहा, मैं ये रिश्ता नहीं मानती जो धोखे से जुड़ा हो। इतना कहकर निशा वहीं सोफे पर सो गई और अरमान उसे खड़ा देखता रह गया। थोड़ी देर बाद अरमान ने दोबारा उसे बेड पर लिटा दिया और उसके माथे पर किस किया और गेट बंद करके बाहर आ गया। अरमान ने मन में कहा, पागल लड़की बहुत जिद्दी है। अरमान के जाने के बाद निशा ने अपनी आंखें खोली और कुछ देर अपने ही ख्याल में खोई रही और आखिरकार उसे नींद आ ही गई। अरमान भी दूसरे रूम में आ गया और सो गया। सुबह जब निशा की आंख खुली तो उसे नीचे से कुछ आवाजें आ रही थी। वह फ्रेश होकर नीचे आई तो उसने देखा अरमान डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रहा था। उसने निशा को देखा तो उसे गुड मॉर्निंग विश किया और उसे नाश्ता करने के लिए कहा। निशा भी चुपचाप बैठ गई और नाश्ता करने लगी। थोड़ी ही देर में अरमान तैयार होकर आया और उसने निशा को देखकर कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। थोड़ी देर में पुष्पा जी घर की केयर टेकर आ जाएगी। थोड़ी ही देर में अरमान के जाने के बाद पुष्पा जी आ गईं और घर की साफ सफाई करने लगी। निशा बोर हो गई थी इसलिए वो थोड़ी देर बाहर गई। उसने देखा बंगले के बाहर साइड में ब्यूटीफुल गार्डन था। वह वहीं पर जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पास पुष्पा जी आईं और निशा से बातें करने लगी। निशा को भी उनका व्यवहार काफी अच्छा लग रहा था। पुष्पा जी निशा को अरमान के बारे में बता रही थी कि वह बचपन से अकेले हैं, किसी से ज्यादा बात ही नहीं करते।
निशा भी उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। थोड़ी देर में निशा अपने रूम में आ जाती है और अपने पेरेंट्स से बात करती है और पुष्पा जी भी अपना काम देखने चली जाती हैं। शाम को अरमान ऑफिस से आता है तो देखता है पुष्पा जी किचन में है और निशा सोफे पर बैठकर अपने मोबाइल पर कोई मूवी देख रही है। वह अपने कमरे में जाता है और फ्रेश होकर आता है और पुष्पा जी को घर जाने के लिए कह देता है। अरमान और निशा साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह अरमान के जाने के बाद पुष्पा जी आती हैं और घर की साफ सफाई करने लगती हैं। तभी थोड़ी देर में उनके पास एक फ़ोन आता है और वह निशा के कमरे में जाती हैं और उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाती हैं। निशा दरवाज़ा खोलती है। पुष्पा जी निशा को देखकर कहती हैं, दरअसल मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई है और मुझे घर जाना होगा, इसलिए आज रात का खाना वह नहीं बना पाएंगी। निशा उन्हें जाने के लिए कह देती है। शाम को अरमान घर आता है तो उसे अपने किचन में से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वह किचन में जाता है तो देखता है पूरा किचन तहस नहस है। आटा पूरी तरह से निशा के कपड़ों पर फैला हुआ है और मिक्सी जिसमें निशा कुछ सेक बनाने की कोशिश कर रही थी वह भी पूरी तरह से किचन के स्लैब पर फैली हुई है। न आलू का पता चल रहा है और न ही टमाटर का। वह निशा को देखता है जो ऊपर दराज में से कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी। अरमान उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है, क्या निकाल रही हो और ये क्या हाल बना रखा है। अरमान की आवाज़ सुनकर निशा पीछे पलटती है और जल्दबाजी में अरमान से टकरा जाती है। वह और अरमान दोनों एक साथ नीचे गिर पड़ते हैं। अरमान नीचे और निशा उसके ऊपर। निशा गुस्से में उसे देखकर कहती है, तुम्हारे किचन में एक मैगी का पैकेट तक नहीं है, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी। अरमान उसे उसी तरह देखकर कहता है, तो तुमने पुष्पा जी को क्यों नहीं बोला। निशा कहती है, पुष्पा जी आज जल्दी घर चली गई थी, उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई थी। अरमान फिर सोचकर कहता है, तो तुम बाहर क्यों नहीं गई, दुकान से कुछ ले आती। निशा गुस्से में कहती है, मैं यहाँ पर किसे जानती हूँ और मुझे क्या पता कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है। अरमान गुस्से में अपने मन में कहता है, ओ मुझे भी क्या लड़की मिली है, मुझे भी यही पसंद आ गई थी क्या पूरी दुनिया में। फिर उससे कहता है, ठीक है मैं खाना बनाता हूँ, पहले तुम मेरे ऊपर से उठो, वैसे ही मोटी हो गई हो। निशा गुस्से में कहती है, खबरदार, जो तुमने मुझे मोटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और पहले अपना हाथ मेरी कमर पर से हटाओ। अरमान भी तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और निशा को कहता है, तुम जाकर पहले फ्रेश हो जाओ, मैं भी होकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और दोनों फ्रेश होकर आते हैं। निशा जब आती है तो देखती है अरमान ने किचन साफ कर दिया है। निशा वहीं पर खड़ी हो जाती है और अरमान को देखने लगती है। वह देखती है अरमान फटाफट प्याज और टमाटर काट रहा था, पर वह ऐसे काट रहा था जैसे 5 स्टार का कुक हो। उसकी स्पीड बेहद तेज थी। निशा तो एकदम हैरान हो गई थी। थोड़ी ही देर में अरमान ने टोमेटो सूप, पुलाव और मटर पनीर की सब्जी बना ली थी। अरमान ने खाना डाइनिंग टेबल पर सर्व किया। निशा ने जैसे ही पहला बाइट खाया उसे खाना बहुत टेस्टी लगा। अरमान ने उसके चेहरे को देखा पर निशा ने उसे कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन वह कह रही थी, खाना बहुत अच्छा बना है, और सोच रही थी अगर मैं इसकी तारीफ करूंगी तो इस अकड़ू को घमंड हो जाएगा। अरमान भी यही सोच रहा था कि निशा ने उसे कुछ कहा नहीं, पर निशा ने अपना पूरा खाना फिनिश कर लिया था और सोने चली गई। अरमान ने उसे कहा, कुछ दिनों तक पुष्पा जी नहीं आएंगी, इसीलिए तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए मुंबई जा सकती हो। पर निशा ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। अब हर सुबह यही होता, अरमान उसे अपने साथ जगाता, दोनों एक साथ मिलकर पूजा करते और साथ में खाना बनाते। निशा भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। कुछ दिनों बाद अरमान और निशा शॉपिंग मॉल में गए। दरअसल अरमान को किसी पार्टी में जाना था, जिसकी वजह से निशा को भी साथ जाना पड़ा, और वैसे भी वह काफ़ी दिनों से घर में बैठे बैठे बोर हो गई थी। शॉपिंग मॉल में सामान खरीदते वक्त अचानक से कोई लड़की आकर अरमान के गले लग जाती है और उससे बातें करने लगती है। निशा थोड़ी ही दूरी पर कुछ सामान देख रही थी। जब उसने उस लड़की को अरमान के गले लगते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उन दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी वह तो उसे पता नहीं चल रहा था, पर वह दोनों काफी हंसकर बात कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वह लड़की वहां से चली जाती है। निशा भी मन में सोचती है, ये चाहे जिससे भी मिले मुझे मतलब नहीं होना चाहिए। अरमान उसके पास आता है और उसे घर चलने के लिए कहता है। थोड़ी देर में वह दोनों घर आ जाते हैं। निशा कार से उतरते ही कमरे में आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है।
अरमान को लगता है वह थक गई है, इसलिए वह भी कुछ नहीं कहता। रात के समय अरमान निशा को खाने के लिए नीचे बुलाता है, पर वह मना कर देती है और दरवाजा भी नहीं खोलती। अरमान भी बिना खाए सो जाता है। अगले दिन शाम को जब अरमान ऑफिस से आता है तो वह देखता है निशा अपनी मम्मी से बात कर रही थी फोन पर। निशा अरमान को आता हुआ देखकर फोन रख देती है। अरमान उसके सामने एक पैकेट रखता है और कहता है चेंज करने के लिए। आज उन दोनों को एक फंक्शन में जाना था। निशा जब वह पैकेट खोलती है तो वह देखती है उसमें वाइट और स्काई ब्लू कलर की साड़ी थी। निशा अरमान को देखकर कहती है उसे साड़ी पहननी नहीं आता। अरमान मन में सोचता है आखिर इसे आता क्या है और मैं कैसे इस बेवकूफ़ लड़की को पसंद कर सकता हूँ। फिर वह उसे देखकर कहता है तुम इसे पहनने की कोशिश करो, मैं अभी थोड़ी देर में आकर तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अरमान अपने कमरे में जाता है और तैयार होकर आता है। निशा तो एक पल उसे देखते ही रह गई थी। आखिर अरमान लगी इतना हैंडसम रहा था। अरमान निशा के पास आता है और देखता है निशा साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, पर वह पहन नहीं पा रही थी। अरमान उसे एक जगह खड़ा करता है और उसकी हेल्प करता है। अरमान की उंगलियां जब जब उसकी कमर पर चल रही थी तब तब वह सिहर जाती। उसके अंदर अजीब से एहसास पनप रहे थे। थोड़ी देर में अरमान ने उसे अच्छी तरह से साड़ी पहना दी और उसके बाल खुले छोड़ दिए। उसके मांग में हल्का सा सिंदूर और माथे पर बस एक बिंदी लगाई। जब निशा ने खुद को आईने में देखा तब वह एकदम से उछलकर खड़ी हो गई और खुश होकर कहने लगी वाओ मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, और तुरंत अरमान के गले लग गई। अरमान को तो समझने का मौका ही नहीं मिला कि उसके साथ हुआ क्या है। निशा को भी बाद में एहसास हुआ कि वह अरमान के गले लग गई है, इसलिए वह थोड़ा सा पीछे हट गई। अरमान ने देखा निशा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसीलिए उसने बात टालते हुए कहा नीचे चलो मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट करता हूँ। इतना कहकर अरमान वहाँ से चला गया और निशा भी थोड़ी ही देर में नीचे आकर कार में बैठ गई और वह दोनों पार्टी हॉल के लिए निकल गए। निशा जब हॉल में आई तो उसने देखा सामने गहरे हरे रंग के लहंगे में वही लड़की खड़ी थी जो उस दिन अरमान के गले लगी थी। निशा को बहुत अजीब फील हो रहा था और वह ये सोच रही थी कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तभी उसे महसूस होता है कि अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसी लड़की के पास लेकर जा रहा था। निशा और वह लड़की अब आमने सामने थे। उस लड़की ने अरमान को देखते ही गले से लगा लिया और उससे मुस्कुराते हुए बोली भैया आपने कितना टाइम लगा दिया आने में, सगाई का मुहूर्त स्टार्ट होने वाला है। निशा तो एकदम से हैरान हो गई कि अरमान को अभी अभी इस लड़की ने भाई कहा है। फिर इस लड़की ने निशा को देखते हुए कहा यही भाभी है ना। अरमान ने हाँ कहा। फिर वह लड़की निशा को देखते हुए कहने लगी भाभी कितनी सुंदर हैं। निशा को तो समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। तभी अरमान ने उससे कहा यह है प्रीति, मेरी छोटी बहन जैसी, और आज इसकी सगाई है। और बाद में अरमान ने प्रीति के मम्मी पापा से भी उसे मिलवाया। निशा को अब अपनी सोच पर शर्मिंदगी भी हो रही थी कि वह अरमान के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती है, और कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी हो रही थी अरमान का किसी और से कोई रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर में सगाई का फंक्शन खत्म हो जाता है। अरमान और निशा वापस घर जाने की इजाज़त मांगते हैं और अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह कार एक रिसोर्ट के सामने आकर रुकती है। निशा अरमान को देखकर कहती है हमें तो घर जाना था ना, तुमने गाड़ी यहाँ पर क्यों रोकी। अरमान उसे देखकर कहता है तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तुम चलो मेरे साथ। अरमान निशा के साथ रिसोर्ट के अंदर जाता है तो निशा देखती है रिसोर्ट को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। निशा ये सब देखकर बहुत खुश होती है, पर उसे ये सब अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक दीवार पर जाती है जहाँ पर लिखा हुआ था आई लव यू निशा। निशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अरमान कभी उसे इस तरह से प्रपोज करेगा। अरमान उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी जेब में से एक सुंदर सी अंगूठी निकालकर निशा के सामने करते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो निशा कि मैंने तुमसे ऐसे ज़बरदस्ती शादी की, बट आई लव यू। क्या तुम मुझे माफ़ करके हमारे रिश्ते को एक मौका दे सकती हो। निशा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कहे। निशा टूटे फूटे शब्दों में कहने की कोशिश करती है तुम मतलब कब से, मैं कुछ समझी नहीं। अरमान ने उसे देखते हुए कहा जब से तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था तब से, पर तुम्हारा रिश्ता साहिल से हो रखा था इसलिए मैं पीछे हट गया, पर बाद में मुझे पता चला साहिल तुम्हें पसंद नहीं करता और साहिल बस तुम्हारा जुनून था और कुछ नहीं।
निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने रोते हुए कहा, तो पहले क्यों नहीं बताया? और अरमान ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे तब भी शादी कर लेती? निशा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। अरमान ने कहा, अतीत में जो हो गया उसे भूल जाओ, पर क्या तुम मुझे एक्सेप्ट कर पाओगी? निशा भी रोते हुए उसके गले लग गई। शायद उसे भी सच्चे प्यार की कदर हो गई थी और अरमान ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।